राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और मेरे साथ हैं गौरव भाई। गौरव बंसल साहब दिल्ली से जुड़ रहे हैं। राम राम सर। गौरव भाई, आपका जी सर। स्वागत है। राम गौरव राम भाई सर। का परिचय यह है कि गौरव भाई मेरे साथ अक्सर वीडियोस बनाते हैं और गौरव भाई खुद इकोनॉमिक्स के छात्र हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों को, बच्चों को, यूपीएससी के एस्पायरेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ाते भी हैं। जी सर। गौरव भाई, राहुल जी ने एक ट्वीट किया है, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड। मतलब, जी सर। अच्छा, शायद ऐसा ही एक ट्वीट रशियन और इंडियन इकोनॉमी के बारे में शायद ट्रंप ने भी किया है। जी सर। जी सर। तो ट्रंप ने नहीं किया सर, ट्रंप राहुल के गांधी अब मंत्रिमंडल तक, के काफी। हाँ, जी सर, ट्रंप के मंत्रिमंडल के काफी प्रभावशाली व्यक्ति ने किया था दैट वी आर गोइंग टू किल इंडियन एंड रशियन इकोनॉमी, कि हम हाँ, भारतीय और रशियन अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे। जी सर। अच्छा जी। अच्छा, जी राहुल सर। गांधी पहले चाइना का एजेंडा लेके चलता था, पाकिस्तान का एजेंडा लेके चलता था, अब उसने नया बाप बनाया है ट्रंप। फिर ये पता जी नहीं सर। क्यों रोज नए बाप बनाने में बहुत तेज हैं ये लोग। तो आपका ओपनिंग रिमार्क आ जाए, फिर अगली बात करते हैं। चलिए, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। जी। जी सर। सर क्या ही कहें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की, अगर हम श्रेष्ठ 20 अर्थव्यवस्थाएं देखें G20, तो G20 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अच्छा, उसके बियॉन्ड भी हम चले जाएं, अगर आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, तो एक आधी छोटी इकोनॉमी या हमसे काफी छोटे जो होंगे कंपैरिजन में, उनको छोड़ दें तो हम अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, चीन से भी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी समय कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और उन परिवर्तन के कारण समस्याएं आती रहती हैं। अभी विश्व पिछले 5 साल से समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण सारे विश्व में ही समस्याएं उतनी नहीं है जितनी उसके कारण एक असुरक्षा की भावना है, जितनी उसके कारण लोगों के अंदर एक संतुष्टिहीनता है। तो कुछ ना उस क्रोध को, उस गुस्से को लोगों के चैनलाइज करने का प्रयास है कि उसको किसी तरह सरकार के विरोध में लाया जाए। तो इसमें फैक्ट तो नहीं है, लेकिन भावनात्मक रूप से काफी लोग कुछ फ्रस्ट्रेटेड जरूर है। तो उस पर हम सब बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अर्थव्यवस्था में के रूप से भारत विश्व की ना केवल तेज बढ़ती हुई, बल्कि काफी एक वाइब्रेंट और काफी डाइवर्स इकोनॉमी है। जी सर। तो एक जो ये कहा जा रहा है कि भाई इस वक्त वर्ल्ड की चौथे नंबर की इकोनॉमी है और 2 सालों में तीसरे नंबर की हो जाएगी। जी सर। जी सर। ये तो बड़ा, मतलब इसका तो हल्ला है चारों तरफ। जी सर। अच्छा सर, ये जो नंबर होता है ना, पहला नंबर दूसरा नंबर, ये क्या होता है? ये होता है जीडीपी के आधार पर। और जीडीपी होता है कि हमने एक साल में कितना उत्पादन किया, उसकी कीमत, उसका मूल्य। तो भारत में उत्पादन विश्व में चौथे नंबर पर है, हमें ये कहना चाहिए। कुल उत्पादन में है विश्व में चौथे नंबर पर है। और जल्दी ही हम जर्मनी से आगे निकल जाएंगे। अभी हमने जापान को पीछे किया है, या जल की ऐसा कहिए, जापान की अर्थव्यवस्था लंबे समय से बढ़ी नहीं रही है, तो इसलिए वो अनुमान से भी पहले हो गया। अन्यथा ऐसा अनुमान था कि 2028 में हम जापान को पीछे छोड़ पाएंगे शायद, और शायद 2030-32 तक जर्मनी को। लेकिन क्योंकि जापान में अपनी समस्याएं बहुत रही हैं, जापान प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो हमने जापान को समय से अपेक्षाकृत पूर्व ही पीछे छोड़ा। तो ये हमने कुल उत्पादन में पीछे छोड़ा सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, राहुल जी सर। गांधी ने जो 5 पॉइंट लिखे हैं ना, वो तो खैर राहुल गांधी तो प्योर रेटोरिक है, पॉलिटिक्स है, उसकी गंदी जी घटिया सर। पॉलिटिक्स है वो। उसका वही अडानी, अच्छा, अब इसने अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया है, मैं देख रहा हूं। अब ये सिर्फ अडानी का जी नाम सर। लेता है। तो जी इसके सर। 5 पॉइंट मेरे सामने वो ट्वीट इसका खुला हुआ है, मोदी किल्ड इट, द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, जी मोदी सर। किल्ड इट। पहला पॉइंट, अडानी मोदी पार्टनरशिप। जी सर। उसके बाद है डीमोनेटाइजेशन एंड फ्लॉट जीएसटी। जी फेल्ड सर। असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया का मजाक उड़ा रहा है। जी सर। उसके बाद कहता है कि एमएसएमई इज वाइप्ड आउट एंड फार्मर्स क्रश्ड। किसान बिल जो मोदी जी सर। लेके आए थे, उसको इन लोगों ने अपनी गंदी घटिया पॉलिटिक्स से वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।
और अब जी बोल सर। रहा है कि फार्मर्स क्रश्ड। इनफैक्ट फार्मर्स के साथ सबसे बड़ा धोखा यदि किसी ने किया तो इन जी लोगों सर। ने किया। और एक बात बताऊं आपको, जी मैं सर। उस दिन पंजाब में था जिस दिन मोदी ने फार्मर्स बिल वापस लिया जी ना। सर। जो पंजाब का असली किसान था वो भौचक्का रह गया, अरे ये क्या हो गया, ये तो मोदी ने बिल वापस ले लिया। जबकि हर हिंदुस्तान का हर किसान ये जानता था कि ये बिल उसके फायदे का है। जी। जी सर। तो अडानी तो मोदी सर एक एक करके, पार्टनरशिप। सर एक एक करके हर टॉपिक पे बात करेंगे, पांचों बिंदु अलग अलग उठाएंगे। तो जी अडानी मोदी पार्टनरशिप से शुरू करते हैं सर। सर हमेशा सरकार के कुछ ना कुछ उद्योगपति कुछ खास रहे हैं। गांधी नेहरू जी के समय में जमनालाल बजाज जी, लाला श्रीराम, ये लोग उनके निकट होते थे। और उसका लाभ उन्हें कैसे मिला? जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो उनकी छोड़ी हुई कंपनियां औने पौने दाम में इन लोगों ने इन लोगों को खरीदवाई। तो गांधी जी के बड़े खास होते थे, नेहरू जी के बड़े खास होते थे, तो उस टाइम पे बजाज, लाला श्रीराम, इन लोगों का नाम चलता था। फिर इंदिरा घनश्याम दास गांधी जी के बिरला। समय आते आते, या नहीं, वो इंदिरा गांधी के समय में, इंदिरा गांधी के समय में सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहे घनश्याम दास बिरला। तो बिरला टाटा की बात होने लगी, टाटा तब तक बड़ा ग्रुप हो चुका था, तो टाटा बिरला हो गए जी। फिर समय रहते रहते 30-40 साल तक ये टाटा बिरला रहे। धीरे धीरे अंबानी ने इनको पीछे छोड़ा, तो फिर अंबानी और अब अडानी। तो समय समय पर ऐसे उद्योगपति हमेशा रहे हैं जिन्होंने देश में डोमिनेट किया है। और एक बात और बताऊं सर, देखिए थोड़ा सा वैसे तो ये चीजें क्लासिफाइड होती हैं, हमारे पास सटीक जानकारी कभी नहीं होगी, लेकिन हर सरकार को कुछ ना कुछ बड़े उद्योगपतियों का साथ हमेशा चाहिए होता है। चाहे रशिया में पुतिन हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे संसार में कोई भी बड़े पावरफुल देश का कोई भी शासनाध्यक्ष हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आपको पर्दे के पीछे रहते हुए करने पड़ते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान में जो आए दिन अज्ञात व्यक्तियों की हत्या हो रही है, अज्ञात व्यक्ति हत्या करके जो जा रहे हैं, तो उसकी फंडिंग भारत सरकार के अपने बजट से ऑफिशियली लिख के करेगी। हम रो की फंडिंग कर सकते हैं, हम रो की अपनी एजेंसीज की फंडिंग करते हैं, लेकिन उनकी भी अकाउंटिंग बड़ी सख्त होती है। अलग अलग मिनिस्ट्री से सीएजी के पास उनके अकाउंट्स भी क्रॉस चेक होते हैं, वेरीफाई होते हैं। तो हर चीज को अकाउंट नहीं किया जा सकता। तो काफी सारे काम ऐसे हमेशा होते हैं जहां आप कुछ दो चार गिने चुने लोगों को कुछ बेनिफिट भी पहुंचवाते हैं और साथ में उनसे अपने काफी सारे जो बिहाइंड द कर्टेन वाले काम भी कराते हैं। तो हर सरकार के हर समय ऐसे उद्योगपति रहते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात होनी नहीं चाहिए। और दूसरा, जहां तक अंडानी और अंबानी की बात है, देखिए हाँ, कुछ इसमें बहस हो सकती है। मैं ये किसी को क्लीन चिट तो देने नहीं बैठा हूं, या ना आप बैठे हैं तो, लेकिन ओवरऑल अगर उनका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखें तो वो काफी सिग्निफिकेंट है। उन्होंने लाखों जॉब इस देश में क्रिएट की है। और उनका नेट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। अडानी का थोड़ा सा अभी डिबेटेबल है क्योंकि वो कुछ मोनोपोली सेक्टर्स में घुस रहा है, किंतु अंबानी के कारण तो आप ये मान के चलिए कि आज हम सस्ता नेट यूज कर रहे हैं। उसके कारण बहुत सारे एरियाज में बड़े पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं। और वो डोनेट भी करते हैं, वो अलग अलग कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। उनके एम्प्लॉइज के बारे में कहा जाता है खुश रहते हैं आमतौर पर। तो देखिए हर एक के लिए तो ये ट्रूथ नहीं हो सकता, किंतु आमतौर पर सर्वेज में ऐसा आता है, रिलायंस इंडस्ट्री में या रिलायंस कंपनी के वर्कर्स रिलेटिवली अपनी कंपनी को बेहतर रेट करते हैं। तो ये कोई बुरी कंपनी तो किसी भी प्रकार से नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टाटा है, चाहे वो बिरला रही कभी, चाहे अंबानी अडानी, इनके ऊपर एलिगेशन लगना स्वाभाविक है और ये विपक्ष का काम है एलिगेशन लगाना। मुझे लगता है बहुत ज्यादा इसमें घुसने का जरूरत हमें नहीं है। बहुत कुछ अलग से करप्शन हो रहा हो, बहुत कुछ नहीं अलग नहीं, से उठा के सब कुछ। पर राहुल गांधी जी का सर। ये आरोप कि अडानी की वजह से इंडियन इकोनॉमी मर गई, इंडियन इकोनॉमी इज डेड। जी सर। तो सर ये एलिगेशन इसलिए लगता है क्योंकि हर सेक्टर में ये लोग प्रवेश कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है ना सर, आज किसी सेक्टर में 20-25 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, मान लीजिए डिफेंस का कोई प्रोडक्शन लगाना है, मान लीजिए हम हवाई जहाज का इंजन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं कल को, क्या आप, मैं या कोई भी व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहा है ऐसी फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? देश के गिने चुने 5 परिवार, 8 परिवार, 10 कंपनियां, यही सभी इन्वेस्ट कर सकती है। या तो एल आएगी, पुंज लॉयड आएगा, मुकेश अंबानी आएगा, अडानी आएगा, यही लोग तो घूम फिर कर है ना कहीं हर प्रोजेक्ट में यही लोग रिपीट हो रहे हैं। तो अडानी ने थोड़ा सा शिपिंग, एयरपोर्ट, इन चीजों में ज्यादा डोमिनेट किया है। तो वहीं डिफेंस के एरियाज में आप देखिए आधी जगह पे एल भी है। सरकारी रोड्स प्रोजेक्ट्स के ठेकों में देखोगे तो कोई दूसरी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर तो यही औद्योगिक घराने आएंगे। तो ये तरह एलिगेशन लगा देना स्वाभाविक भी है। और थोड़ा बहुत करप्शन अगर कहीं पे बीच में हमारी ब्यूरोक्रेसी
करती है तो इसमें भी शायद किसी को हैरानी नहीं होगी, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी कितना करप्शन में ऊपर से नीचे तक लिप्त है वो हमेशा से, और जिसमें सरकार के भी कुछ मंत्री, मैं अगेन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमेशा से होता आया है। करप्शन सर अगर कोई बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ आता है तो टॉप पे तो कम कर सकता है, किंतु अगर कोई सोचता है बिल्कुल नीचे तक सड़क पे खड़ा हुआ हवलदार भी पैसा लेना बंद कर दे तो ये संभव नहीं है। तो बहुत ज्यादा इसमें मुझे लगता है कि घुसने की नीड नहीं है अडानी अंबानी वाले एलिगेशन में, क्योंकि ऐसा हमेशा से रहा है और अर्थव्यवस्था हमारी अच्छा कर रही है। तो ये वाला पॉइंट से आगे बढ़ते हैं सर। डिमोनेटाइजेशन एंड फ्लॉट जीएसटी, इसने कैसे इंडियन इकोनॉमी को मार दिया, डेड? जी सर, जी सर। तो सर डीमोनेटाइजेशन के लिए कुछ हद तक कहा जा सकता है कि 6-7 महीना 8 महीना इसने एक प्रकार की इंस्टेबिलिटी क्रिएट की, एक प्रकार की अस्थिरता क्रिएट की। खासकर छोटी फैक्ट्री, छोटे छोटे जो उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं, इनको 6-8 महीने सर जेन्युइन प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि सारा कैश बेस्ड बिजनेस है और कैश आउट ऑफ सर्कुलेशन होने के कारण ये लोग, लेकिन वो इतना ही इंपैक्ट था कि 6-8 महीना नुकसान हुआ, अगले 7-8 महीने साल भर में कवर कर लिया, तो साल 2 साल में वो पटरी पे आ गया था। उसका इंपैक्ट हुआ 2016 के अंत में जो हमने डिमोनेटाइजेशन किया, उसका प्रभाव हम देख सकते हैं एनबीएफसी सेक्टर पे, जो भारत में बिना सिक्योरिटी के लोन देते हैं, या जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं बोला जाता है हिंदी में, एनबीएफसी। सर 2017, 18, 19 ये 3 साल तक लगातार एनबीएफसी हमारा क्राइसिस में रहा था। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी लोन देता है किसान को, या किसान को उनका लोन रादर कम है। जैसे आप जो अगर किसी गाड़ी लेने जाते हैं शोरूम में और आपका लोन बैंक से फाइनेंस नहीं होता, वो कहते हैं बाहर से फाइनेंस करा देंगे, तो बाहर से जो फाइनेंस करेगा वो एनबीएफसी होता है, और एनबीएफसी आमतौर पर कम डॉक्यूमेंट्स के साथ, कम सिक्योरिटी के साथ आपको लोन दे देता है। और आमतौर पर छोटे बिजनेस जो कैश में काम करते हैं, जिनके टैक्स रिकॉर्ड नहीं है, जिनको बैंक से पूरा लोन नहीं मिलता, वो लोग इनके साथ काम करते हैं, एनबीएफसी कंपनीज के साथ, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। तो इन कंपनीज पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। तो मैं डीमोनेटाइजेशन का पूरा एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूं कि हाँ, वास्तव में नेगेटिव इंपैक्ट था, और 2-3 साल में हम उससे उभर गए थे। आज उसकी बात करना ही बेमानी है, और उसका जो पॉजिटिव प्रभाव है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हम? उसका पॉजिटिव प्रभाव यह पड़ा कि भारत में डिजिटल करेंसी बड़ी तेजी से बढ़ी। हालांकि वो उसका इंटेंशन नहीं था, किंतु वो उसका एक साइड इफेक्ट हुआ। दूसरा जो उसका जेन्युइन इंटेंशन था, ब्लैक मनी कम करना। तो हमारी इकोनॉमी में लोग ये कहते हैं रुपया तो वापस आ गया। अरे भाई, रुपये की बात नहीं है। आप ये देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में पहले 71 लाख लोग रजिस्टर्ड थे। मेरा डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मैं क्योंकि थोड़ा पुरानी टाइम की बात कर रहा हूं अपनी क्लास की मेमोरी के बेसिस पे, लेकिन मान लीजिए जो 75 लाख था वो 1,22,000 हो गया। ऐसा प्रोपोर्शनेटली बढ़ा, अनुपात्मक रूप से इतना बढ़ा जी। तो जहां तक मुझे नंबर याद है, 73 लाख मतदाता वो सॉरी करदाता होते थे 2016 में, जो कि बढ़ के 2018 तक हमारा 1,22,00,000 हो गया, जो कि सबसे तेजी से आने वाला उछाल था। और अब ये नंबर बढ़ के शायद 2 करोड़ के लगभग पहुंच गया। इसी तरह जीएसटी में रजिस्ट्रेशन डबल हुए बाद में। आई मीन अब तो वो जीएसटी है, पहले वो वैट था, सेल्स टैक्स था, सर्विस टैक्स था, उसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन बढ़ने लगे। तो जो हमारा टैक्स सिस्टम था वो बड़ा सुदृढ़ हुआ। और आज की डेट में आप देखोगे तो जीएसटी में कलेक्शन भी बड़ा बंपर आ रहा है। तो 2019-20 थोड़ा सा मंदी का समय था, किंतु उसके बाद अगर हम रिकवरी देखेंगे तो 2021 से हमारा जीएसटी बड़ी तेजी से बढ़ा, हमारा इनकम टैक्स अच्छे से बढ़ा। तो ये सारे तो हम तेजी देख रहे हैं। और साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पे जो थोड़ा बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु वो 2 साल के भीतर अर्थव्यवस्था उससे उभर गई। जी सर। और जीएसटी का तो सर नेगेटिव प्रभाव है ही नहीं। जीएसटी एक बड़ा बदलाव है, किसी भी व्यक्ति को बदलाव पसंद नहीं होता। तो आमतौर पर छोटा टैक्स रिफॉर्म, मान लीजिए इनकम टैक्स 70% था 1991 में, 70% से घटा के सरकार ने 40% कर दिया। इसको टैक्स रिफॉर्म हमने बोला कि हमने बड़ा टैक्स में बदलाव किया, छूट दे दी। अच्छी बात है सर, 70% तो कोई लॉजिकल टैक्स होता भी नहीं, सारे लोग टैक्स चोरी करते थे उस समय। तो हमने 40% जब टैक्स किया, तो ऐसा टैक्स बदलाव तो हर कोई खुशी खुशी ले लेगा। लेकिन जब हमने 2005 में वैट लेकर आए हम लोग, तो 2 करोड़ छोटे दुकानदारों को पुराने टैक्स सिस्टम की जगह वैट पे आना पड़ा, डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़े। तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का बदलाव जिसमें उनको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़े, अपने कार्य करने की शैली में परिवर्तन करना पड़े, इस प्रकार के बदलाव को जनता आमतौर पर पसंद नहीं करती। और जनता इसको थोड़ा सा नेगेटिवली लेती है कि अरे यार, फिर बदलाव कर दिया, फिर चेंज कर दिया,
अकाउंटिंग सिस्टम बदल गया, सॉफ्टवेयर बदल गया, अफसरों को भी नहीं पता क्या करना है, तो थोड़ा दिन, 2 साल, साल भर कंफ्यूजन होता है। जीएसटी ने भी एक जी, दो साल थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाला था। 1 साल तक कुछ व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा था। कुछ व्यापारियों ने क्या किया कि यार एक बार ये जीएसटी को देख लेते हैं, थोड़ा उसके बाद ही पैसा लगाएंगे, भी पैसे का फ्लो रोक दो। नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम हो गया, तो डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी लगभग साथ साथ ही आए थे 6 महीने के गैप पे। तो उसका प्रभाव अगले 1 डेढ़ साल तक थोड़ा सा लो इन्वेस्टमेंट के रूप में हमने देखा। किंतु वो इन्वेस्टमेंट 2020 के बाद तेजी से उठने लगी है और अब तक जी। उठ ही रही है। तो इसलिए वो वाला प्रश्न जो है वो 2020 में ही खत्म हो चुका है। जी सर। अगला पॉइंट, फेल्ड असेंबल इन इंडिया। ये मेक इन इंडिया को असेंबल इन इंडिया कह के जी मजाक सर। उड़ा रहा है और जी मेक इन सर। इंडिया की जी सर। विफलता की कामना। खैर ये तो डे वन से कर रहा है कि हे भगवान किसी जी तरह सर। ये जी मेक सर। इन इंडिया नहीं, मोदी का हर इनिशिएटिव फेल हो जाए, इसकी शुरू से जी डे सर। वन से बोला। उज्ज्वला फेल है, स्वच्छ भारत फेल है, ये फेल है, वो फेल है, वो फेल, हर चीज फेल है। जी सर। तो मेक इन इंडिया भी जी सर। फेल है। सर ये बात समझनी पड़ेगी ना, मैं आपको 5-6 उदाहरण देता हूं। कुछ जगह पे बहुत प्रभाव नहीं डाल पाई, किंतु जहां पर प्रभाव पड़ा है उसके बारे में अगर हम देखते हैं। भारत में खिलौनों का बाजार लगभग 12,000 करोड़ का है। खिलौनों के बाजार में 2016 तक लगभग 70% खिलौना या तो चाइना से या अमेरिका से इंपोर्ट होके आता था। सस्ता खिलौना चीन से, और थोड़ा सा महंगा ये बारबी, हॉट व्हील्स, थोड़े से जो ब्रांडेड खिलौने होते हैं उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में, वो अमेरिका से इंपोर्ट होके आते थे। हैस्ब्रो कंपनी, हॉट व्हील्स कंपनी, बारबी, ये सब अमेरिकन कंपनी से। तो हमारा ज्यादातर खिलौना इन दो देशों से आ रहा था और हमारे देश में केवल 30% खिलौना बनता था और एक्सपोर्ट ना के बराबर था। आज क्या स्थिति है सर? मेक इन इंडिया के बाद 5 साल के अंदर सूरत कैसे बदली? इंपोर्ट घट के बाजार का 30% हो गया। आज भारत का बाजार 15,000 करोड़ का है, जिसमें इंपोर्ट का शेयर सिर्फ 30% है। और हम जितनी कीमत का खिलौना आज इंपोर्ट करते हैं, उससे ज्यादा का हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम खिलौनों के मामले में नेट एक्सपोर्टर हो चुके हैं। इस साल 2025-26 में हम मोबाइल फोन और टैबलेट में नेट एक्सपोर्टर हो जाएंगे। हर साल $35 बिलियन का घाटा होता था जी, व्यापार घाटा हमें मोबाइल फोन के कारण 2016 तक, 15 तक, जब हमने मेक इन इंडिया लाया। तो $35 बिलियन का वैल्यूएशन करें तो सर 35 गुना में 8,000 करोड़, मतलब 3 लाख करोड़ का हमारा व्यापार घाटा मोबाइल फोन और टैबलेट और लैपटॉप के कारण होता था। इतने का हम इंपोर्ट या इससे ज्यादा का इंपोर्ट करते थे और एक्सपोर्ट ना के बराबर था। पिछले साल क्या स्थिति थी सर? हमारा एक्सपोर्ट बढ़ के $25 बिलियन के आसपास पहुंच गया है, जो ये साल अभी खत्म हुआ है 24-25। और माफ कीजिएगा, सॉरी सर, $15 बिलियन के आसपास हमारा एक्सपोर्ट हो गया है और इंपोर्ट घट के 25 पे आ गया है। इस साल ऐसी उम्मीद है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे $22 बिलियन के आसपास का, मतलब 2 लाख करोड़ का, और हमारा इंपोर्ट होगा $2.25 लाख का। मतलब हम उसमें व्यापार घाटा खत्म करके लाभ की तरफ जा रहे हैं। 3 लाख करोड़ का घाटा खत्म होके ये साल होगा जब हम 20,000 करोड़ का लाभ देखेंगे। आने वाले समय में ये लाभ बढ़ के लाख करोड़ में भी होगा। तो मोबाइल फोन में देख लीजिए सर, अब कोई बेवकूफ कहे कि इसमें असेंबलिंग हो रही है, तो भाई पहले समझना पड़ेगा, दुनिया की 90% चिप्स सिर्फ 3 लोकेशन पे बनती है। एक अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा ताइवान। बल्कि इन तीनों में भी ज्यादातर मोबाइल फोन की माइक्रो प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये सब ताइवान में बनते हैं। तो वैसे ही सारी दुनिया ही भाई असेंबल ही कर रही है जहां पे भी बनता है। बना कौन रहा है सर इसको? तो आप ये सोचेंगे कि हमारे यहां पहले दिन से मोबाइल फोन के सारे पार्ट डोमेस्टिकली बनने लग जाए, तो ये संभव नहीं है। और जहां तक चिप माइक्रो प्रोसेसर की बात है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है सर, उसके प्लांट्स लग रहे हैं। 5 साल में हम उसमें भी बदलाव देख लेंगे। जो आज असेंबलिंग इन इंडिया से शुरू हुआ है, कल मैन्युफैक्चर इन इंडिया भी होगा, फुल्ली मैन्युफैक्चर इन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग तो अब भी हो रही है, पार्ट कंपोनेंट आज इंडिया में बन रहे हैं, कल को पूरा पूरा सिस्टम भी बनेगा। सर जी, एलईडी डिस्प्ले अब इंडिया में बनने लगा है, प्रोसेसर बनने लग जाएगा, और बाकी कंपोनेंट, एसेसरीज, पेरिफेरल बन ही रहे हैं। तो देखिए, चाइना से इतना आसान तो नहीं था ना कि आप सारी मैन्युफैक्चरिंग अचानक से शिफ्ट कर ले, समय लगेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। कुछ जगह पे सर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमारी पॉलिसीज को फेल कर देते हैं। हमारी पॉलिसीज काफी बार
एक स्टेप आगे चलती है, दो स्टेप पीछे चलती है। ये हर देश के साथ समस्या है, जहां पर भी बड़ी जटिल ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही है, तो कुछ कुछ उसके कारण कभी कभी सेटबैक होता रहता है। बाकी अदरवाइज मोटे तौर पर देखोगे तो आप चीजें सही दिशा में जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सर भारत नेट एक्सपोर्टर बन जाएगा। अच्छा, व्यापार घाटे की बात करें, पिछले 2 साल से लगातार हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार घाटा घट रहा है। तो सर जी, आप किस पैमाने पर कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है? उत्पादन बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इंपोर्ट हमारा थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, और क्या चाहते हैं? हाँ, जी। चाहत तो खैर असीमित हो सकती है, वो एक अलग बात है। जी जी। अगला पॉइंट, एमएसएमईज हैव बीन वाइप्ड आउट। सर, एमएसएमई का थोड़ा एक जेन्युइन प्रश्न है, जिसपे कुछ थोड़ा हमें बात करनी पड़ेगी। एमएसएमई तीनों जगह होती है, सर्विस सेक्टर में भी, एग्रीकल्चर में भी और इंडस्ट्री में भी। अगर जी, हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एमएसएमई की बात करें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आप समझिए कि लगभग हमारी 500 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी, 2500 करोड़, सॉरी 2500 करोड़ के टर्नओवर तक की कंपनी इसी कैटेगरी में आ जाती है, मीडियम कैटेगरी में। उसके बाद तो बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं। और स्मॉल कंपनी सर लगभग आप मान के चलिए कि 2.5 करोड़ तक के, 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनीज को हम माइक्रो स्मॉल इस कैटेगरी में डालते हैं। तो इतने टर्नओवर तक की कंपनियों में सर काफी सारी समस्याएं थी, है, उनको पूरी तरह से नहीं मिटाया जा सका है। और इनके साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्योंकि आज जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, और इनके पास आज आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इनके पास टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, इनका अपग्रेडेशन कैसे होगा, ये वास्तविक समस्या है। इसको लेके सरकार ने काफी पॉलिसीज बनाई है। मैं कुछ पॉलिसीज गिनवा सकता हूं, मैं सुधार गिनवा सकता हूं। लेकिन कोई ये कहे कि पूरा कायाकल्प इस सेक्टर में हो गया है, तो नहीं। 10 साल में आप कायाकल्प नहीं कर सकते। और इवन 10 साल में जितना हो सकता था, मैं कहूंगा शायद इस एरिया में नहीं हो पाया। इस एरिया में अगर हम कहें तो शायद हमने उम्मीद की होगी कि 10 अगर हमारा स्कोर होना चाहिए था, शायद सरकार का अगर हम रेटिंग करें तो 6 होगी। तो ये एक थोड़ा सा कमजोर पक्ष है। क्योंकि अब मैं इसमें बताता हूं सर आपको एक एक करके पॉइंट। एमएसएमई में सर एक तो आती है हमारी सेल्फ एम्प्लॉयड यूनिट्स, जैसे हमारे छोटे रिटेलर्स, हमारे छोटे ट्रेडर्स। छोटे ट्रेडर सर एक तो ऑनलाइन की माफ कीजिएगा, हमारा जो छोटा ट्रेडर है वो ऑनलाइन की बड़ी मार झेल रहा है सर। बड़ी बड़ी कंपनियां सुभिक्षा, बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश इनको उस तरह हिला नहीं पाई थी जितना, बल्कि अमेजोन फ्लिपकार्ट भी इनको नहीं हिला पाए थे जितना ये 15 मिनट की डिलीवरी वाली कंपनियां, जो ब्लिंकिट और आपकी इंस्टामार्ट हो रही है। और इसी तरह की और कंपनियां। जी सर, जितना नुकसान इन लोगों ने पहुंचाया है सर। समस्या ये हो गई है कि आज हम कहते तो हैं कि ये कंपनियां अच्छी सर्विस देंगी तो ग्राहक को ले जाएंगी, सुनने में बात लॉजिकल लगती है। लेकिन सर समस्या ये हो गई है कि वो कंपनियां गाड़ी में बैठकर हाईवे पर दौड़ लगा रही है, और हमारा दुकानदार जो है बेचारा नंगे पैर साइड में कांटों में दौड़ रहा है। तो रेस बराबरी की नहीं है। जो हमारी बड़ी कंपनियां हैं वो नुकसान में अपना व्यापार कर रही है। पिछले साल में इन तीनों बड़ी कंपनियों में 1200 करोड़, 1500 करोड़ रुपए का सिर्फ ऑपरेटिंग लॉस है। ऑपरेटिंग लॉस का मतलब है ये पैसा पूंजी का, लोन की इंटरेस्ट चुकाने में नहीं गया। इसका मतलब ये है कि ये पैसा पुरानी पूंजी के लिए बदले में डिविडेंड देने में नहीं गया। ये हमारा ऑपरेटिंग लॉस है। हम जितने का माल बेच रहे हैं उसकी लागत का आधा ही वसूल पा रहे हैं। जो ये कंपनी ब्लिंकिट है सर, ब्लिंकिट का सेल 2400 करोड़ है। 2400 करोड़ में 1200 करोड़ का लॉस है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कि आपको ये 15 मिनट में डिलीवरी देने का खर्चा बहुत ज्यादा आता है, साथ में जिस कीमत पे आप बेच रहे हैं वो कीमत पे आप बेच के मुनाफा नहीं कमा सकते। आप 80 रुपए की दाल बाजार से खुद खरीदते हो मील से, और ऑनलाइन आप उसको 75 रुपए में बेच देते हो। इसी कारण से 2400 करोड़ की सेल में 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कोई भी दुकानदार इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे में हमें यहाँ एक फेयर कंपटीशन की जरूरत है। छोटा व्यापारी इनसे लड़ तो सकता है, किंतु जब उनको भी रोका जाए कि भाई आप नुकसान पे माल नहीं बेच पाओगे, आपने कोई चीज बाजार से 80 रुपए की खरीदी,
फैक्ट्री का लागत 80 रुपए, फैक्ट्री 82 रुपए में देती, आप उसको 75 का कैसे ऑनलाइन बेच रहे हो? तो यहां पे शायद सरकार को थोड़ा रोकथाम करने की जरूरत है। यहाँ पर एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है भारत में, उसको बीच में आने की जरूरत है, क्योंकि सर डेटा एक और बड़ा डिस्टर्बिंग डेटा है कि हमारे देश में पिछले 2 सालों में शहरों के अंदर 45% किराने की दुकानें बंद हुई है, किराने की और इलेक्ट्रॉनिक्स की और किताबों की, मतलब टोटल मिलाकर 45% इस तरह की रिटेल शोरूम, रिटेल शॉप्स बंद हुई है। तो सर ऐसे में हर व्यक्ति कोई दुकानदारी बंद करके डिलीवरी बॉय तो नहीं बनेगा, ये एक वास्तविक इश्यू है। दूसरा, जो हमारी छोटी फैक्ट्रियां हैं सर, उनका एक और प्रॉब्लम है कि आज तक जो उनका एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड ना होकर चीपर पर्सपेक्टिव से होता है कि भाई सस्ता बेचो और उसमें जो बचे उसमें हम कंपटीशन करेंगे। और उसकी बजाय अगर हम क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांड बिल्डिंग पर जाएं तो ज्यादा लाभ होगा। तो सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है। ये वो एरिया है जहां सरकार ने काफी कोशिश की और कुछ हद तक सफलता भी मिली, किंतु फिर भी 10 साल में बहुत अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ा ब्रांडिंग की जरूरत है, पैकेजिंग की जरूरत है। हमारे यहाँ छोटी कंपनियों के माल में डिफेक्टिव का रेशियो बहुत ज्यादा है, उन कंपनियों को इस पे भी काम करने की जरूरत है। तो ये कुछ जेन्युइन इश्यू है जिसमें बड़ी लंबी डिबेट, डिस्कशन हो सकती है और हमें वास्तव में इसके लिए पूरी तरह से पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और इस पे काम करना पड़ेगा। तो एमएसएमई के जेन्युइन इश्यू है जिसका लंबा रास्ता है। इनको जी एड्रेस सर। करने की जरूरत है। जी सर, एक और बात कहूंगा सर बस यहाँ, सर जी। समस्या ये राहुल गांधी जैसे लोग इसको इतना इनमेच्योरली पार्लियामेंट में उठा देते हैं कि इस पे जो अच्छा डिबेट डिस्कशन होता वो भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये विषय आखिरी पॉइंट जो जी उसने सर। लिखा है, फार्मर्स क्रस्ट, जी सर। किसान को चल दिया है मोदी ने। सर देखिए, मैं बड़ी ऐसी बात कहूंगा जो हो सकता है काफी दर्शकों को अच्छी ना लगे। खेती किसानी हमारे देश की अर्थव्यवस्था का केवल 15% है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे उत्पादन में वो 15% है। मतलब अगर हमारे देश में हम 100 रुपए का सामान साल में बनाते हैं, किसानों का शेयर उसमें 15 रुपए है। किंतु हमारे देश के 100 लोगों में से 45 लोग किसान हैं। यानी कि खेती किसानी जिससे कमाई तो होती है 15 रुपए की, किंतु उसमें लोग लगे हुए हैं 45। तो फार्मिंग हमारी ओवर पॉपुलेटेड है, ओवर बर्डनड है। फार्मिंग इतने लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकती। तो फार्मिंग के इशू भगवान भी सॉल्व नहीं कर सकता इस देश में, अगर पूरी तरह सॉल्व करने की बात हो। जहां तक बात सुधार करने की है, तो सुधार की बात करें तो पिछले 10 साल की अगर मैं एग्रीकल्चर पॉलिसी उठाऊं, तो जितना काम इस सरकार ने किया है फ्रेंकली, उतना पिछले 20 साल में सर आपको दिखाई नहीं देगा। ये वास्तविकता है। सर इस सरकार की 5 पॉलिसी हैं और मैं इसको पिछली सरकार से भी कंपेयर करूंगा, यूपीए से। जी। सर 2004 में मंडी में गेहूं का रेट 630 रुपए क्विंटल होता था। यूपीए पावर में आई, यूपीए ने आते ही गेहूं का रेट पहला 630 से 730 या 640 से 740 किए। उससे अगले साल में 850, उससे अगले साल 950, फिर 1100। 5 साल में गेहूं की कीमत को डबल किया गया। अच्छी बात है, किसान तक पैसा गया। किंतु समस्या ये हुई कि ऐसा केवल गेहूं के किसान को गया। सारी कीमत बढ़ी किसकी? गेहूं के किसान की। गेहूं की कीमत तो हमने बढ़ा दी, बाकी फसलों की नहीं बढ़ाई। तो यूपीए 2 आते आते इस देश में यह प्रॉब्लम हो गई कि बाजार में प्राइवेट जो ग्राहक है, जो हमारे मील दलान वगैरह जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट तो गेहूं का बंद हो ही गया क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्राइस ज्यादा हो गया, हमारी घरेलू कीमत ज्यादा हो गई। दूसरा, जो प्राइवेट प्लेयर था उसने खरीदना बंद कर दिया क्योंकि इतना महंगा गेहूं उसे लगा कि मार्केट में मैं बेच नहीं पाऊंगा। तो सारा गेहूं सरकार को खरीदने लगा, जिसकी वजह से वेस्टेज की समस्या आई। वो जो हम सुनते थे कि सरकार गेहूं को सड़ा सड़ा के शराब कंपनियों को बेचती है, क्योंकि अचानक से जो एफसीआई बाजार का 30-35% खरीदता था, 5 साल के अंदर एफसीआई की परचेस बाजार का 70% हो गई। तो ये सारा ऑन रिकॉर्ड डेटा पे है सर। तो आपने किसान को अच्छा मूल्य दिया, इसकी कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। किंतु उसके साथ आपने और बहुत लोगों के साथ अन्याय किया और साथ में अपने अनाज को सड़ने दिया, वो बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, आपकी सारी पॉलिसी कहां सीमित रह गई कि अपने कुछ परसेंट किसानों को हम खुश कर दें। बाकी आपने एग्रीकल्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं किया, आपने कृषि में सिंचाई सुधार नहीं किया। ऑलरेडी इजराइल में माइक्रो इरिगेशन का मॉडल डेवलप हो चुका था और सक्सेस हो रहा था, आपने उसको लाने की कोशिश नहीं की। तो हमारे देश में कृषि में सुधार करने की जगह बस किसानों को हर साल एमएसपी में बढ़ा बढ़ाकर लॉलीपॉप बांटा गया।
कि आपको अच्छी कीमत दे देंगे, आपकी समस्या सॉल्व। और वो किसकी समस्या सॉल्व हो रही थी? केवल और केवल गेहूं उगाने वालों की, गन्ना उगाने वालों की, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत बासमती उगाने वालों की, मतलब उत्तर पश्चिम अच्छा भारत। गौरव भाई, अब हमें जी जो है सर। ना, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर जा रही है अब चर्चा, जी सर। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स रह गए, क्योंकि ये इतना वृहद विषय है कि उसको एक चर्चा में तो जी सर। समेटा नहीं। जी अब सर। मैं आपसे कल इसी टाइम पे फिर एक चर्चा और करना चाहूंगा, बल्कि मैं एक सीरीज जी करना सर। चाहूंगा इस विषय पे। उन्होंने जी एक सर। बात और कही है कि देयर आर नो जॉब्स, भारत में जॉब नहीं है, इंडियन युवा का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। इस पे भी मैं कल चर्चा करूंगा आपसे। मुझे ये बताइए, जी सर। ओवरऑल जो ये राहुल गांधी ने इंडियन इकोनॉमी की मृत्यु की कामना की है, इस पे अंतिम आपकी जी सर। टिप्पणी आ जाए, उसके बाद। सर क्या ही कहें, मतलब इतना मूर्खतापूर्ण बयान है। ठीक है, आपको यह कहना चाहिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ गंभीर समस्याएं हैं। हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ आधुनिक मुद्दों से जूझने की जरूरत है। पूरा विश्व हाँ आज एआई का चैलेंज झेल रहा है, एनवायरमेंट का चैलेंज। आप ये बात करते तो बड़ा अच्छे लगते, आप एक मैच्योर हाँ परिपक्व विपक्ष के रूप में सामने आते। तो परिपक्व विपक्ष बनने की जगह आपने क्या घटिया काम किया कि जिस मुद्दे पे अच्छी बहस होती, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि जी, अब इस मुद्दे पर ना तो बहुत अच्छी बहस होगी, क्योंकि आपने उसको एक्सट्रीम कर दिया। तो मतलब वही राहुल सिर्फ, गांधी ने ये मौका सिर्फ गवा ब्राउनी, दिया। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी और ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने का जी सर। आप असल में समस्या पे कोई डिस्कशन चाहते ही नहीं है। जी सर। जी सर। पूरी तरह से अवसर गवा दिया जिसपे बहुत अच्छी इस व्यापक चर्चा होनी चाहिए थी। जी सर। और और राष्ट्र में एक अच्छी चर्चा अगर होगी एक जेन्युइन समस्या पे, तो उसका हल निकलेगा। परंतु आप उसको जी सर। ट्रिवियलाइज करेंगे, इस तरीके से मजाक उड़ाएंगे, या इतनी गैर जी सर। जिम्मेदाराना अगर बयानबाजी करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कोई फायदा नहीं होगा। जी सर। जी सर। तो सर और अगला भाई ये वीडियो हम करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जॉब्स पे। जी, जी सर। एक वीडियो एआई करते पे हैं हम एआई और अगली जॉब्स। चर्चा हम करेंगे एआई पे, कि एआई जी क्या सर। सचमुच एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के पूरी दुनिया के सामने आ जी रहा है, सर। और कैसे दुनिया लड़ने जा रही है, उसके सॉल्यूशन और क्या है? दुनिया भर के जी इश्यूज सर। हैं। आज जी आपने सर। सर और समय फिर दिया, इसके लिए एग्रीकल्चर बहुत पे बहुत करेंगे। आभार। जी, जी सर। इस पे हम जी दोबारा सर। चर्चा करेंगे। थैंक यू जी सर, सर। थैंक यू। जय श्री राम। ओके सर, गुड इवनिंग, बाय। जी सर। जय श्री।